हाँ जी, गुड इवनिंग। आई बिलीव जी, वर्कबुक होगी आप सभी के पास। ठीक है जी। उस वर्कबुक को निकाल लीजिएगा, उसी में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि भाई इंटरनेशनल रिलेशंस में जो ग्रैंड स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। देखो जी, जब हम ग्रैंड स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो स्टेट्स होते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं इंटरनेशनल एरिना में, हर एक वो स्टेट जो इंटरनेशनल एरिना में एग्जिस्ट करता है, उस स्टेट के पास अपना एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या हुआ जी? एक ऐसा प्लान होता है, और उस ब्लूप्रिंट और प्लान में वो ये बताता है कि वो उस इंटरनेशनल एरिना में सरवाइव कैसे करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो सर्वाइवल के साथ साथ अपने एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन कैसे करेगा। ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि कोई भी कंट्री जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, उसके पास एक ब्लूप्रिंट होने की आवश्यकता है। ब्लूप्रिंट के तहत वो ये बताता है कि जो मेरा सर्वाइवल है वो क्यों है, वाई डू आई सर्वाइव। और जो उसका एग्जिस्टेंस है वो उसको एक्सप्लेन करता है। एग्जिस्टेंस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि वो अपने पास्ट को एक्सप्लेन करता है। और ऐसी कोई कंट्री नहीं कि जिसका कोई पास्ट ना हो। पास्ट कईयों का बहुत पुराना भी हो सकता है और कईयों का रीसेंट भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किसका क्या पास्ट है वो एक्सप्लेन करते हैं उसके तहत अपनी एग्जिस्टेंस को। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ग्रैंड स्ट्रेटेजी की, तो हम कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया है। आज अगर इंडिया इंटरनेशनल एरिना में एग्जिस्ट करता है, इंटरनेशनल एरिना का मतलब हुआ एक सिंपल लैंग्वेज में कि वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो इंडिया आज बताता है कि भाई मैं वर्ल्ड में सरवाइव क्यों करता हूँ। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है। उस ब्लूप्रिंट को पहली बात कहते हैं ग्रैंड स्ट्रेटेजी। तो ग्रैंड स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्या हुई जी? हमारा वो ब्लूप्रिंट जिससे हम अपने सर्वाइवल को एक्सप्लेन करते हैं। सर्वाइवल को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? हम ये बताते हैं सर्वाइवल को एक्सप्लेन करते हुए कि यहाँ पर वर्ल्ड में हमारे एग्जिस्ट करने का रीज़न क्या है। तो रीज़न हम ये कहते हैं कि भाई ये है कि हम वर्ल्ड को पीसफुल देखना चाहते हैं। हम वर्ल्ड में रहते हुए डेवलप होना चाहते हैं एज एन इकोनॉमिक पावर, एज अ पॉलिटिकल पावर, एज अ मिलिट्री पावर। और हम वर्ल्ड में पीसफुली डेवलप होकर एग्जिस्ट करना चाहते हैं फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल। तो हम क्या बोलते हैं जी? हम कहते हैं अपनी ग्रैंड स्ट्रेटेजी के तहत जो हमारे ग्रैंड स्ट्रेटेजी के टिनेट्स हैं, टिनेट्स मतलब प्रिंसिपल्स हैं, टिनेट्स। द वर्ड हियर इज टिनेट्स। प्रिंसिपल्स ये प्रीलिम्स में आ सकते हैं बेटा। आजकल प्रीलिम में जिस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो थोड़े ऐसे ही हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो डिफाइंस द ग्रैंड स्ट्रेटेजी ऑफ अ स्टेट, और या फिर वो इंडिया सेंट्रिक पूछे तो व्हाट कुड बी द एलिमेंट्स और टिनेट्स ऑफ इंडियाज ग्रैंड स्ट्रेटेजी। सबसे पहला टिनेट है कि अपन चाहते हैं कि वर्ल्ड में सब लोग पीसफुल रहें। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल को जब हम इंडिया को वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हुए देखेंगे आगे अलग अलग कंट्रीज के नज़रिए से, तो हर जगह पर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वाई वी एम्फसाइज ऑन ग्लोबल पीस। और जहाँ पर भी कोई ग्लोबल पीस का इनिशिएटिव होता है तो उसको हम लॉर्ड करते हैं, LAUD, लॉर्ड मतलब वी अप्रिशिएट इट। एक एग्जाम्पल अगर आपने अभी हाल ही में देखा हो तो अभी इसराइल और हमास के बीच में एक 20 पॉइंट डील हुई। इस डील को कराने वाला डोनाल्ड ट्रंप था। तो जैसे ही वो डील आई जिसके तहत हमास और इसराइल जो है वो ऐसा माना गया कि अब वो पीसफुल तरीके से अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेंगे, तो इंडिया अप्रिशिएटेड इट। वाई डिड इंडिया अप्रिशिएट दैट? कल को आप ये न्यूज़ आइटम देखोगे न्यूज़पेपर में तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि दी एप्रिसिएशन इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रैंड स्ट्रेटेजी टू मेक श्योर दैट द वर्ल्ड इज पीसफुल। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? बेटा आपको ये थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा। कल भी बताया था
कि एग्जाम में, मेंस में आप जब आंसर लिखोगे तो मेंस में आपको ये नहीं लिखना है सिर्फ कि भाई इंडिया एस्पायर्स पीसफुल वर्ल्ड। ये तो एक तरीका हो गया लिखने का, है ही है वो तो। लेकिन आपको कल मैंने क्या बताया, प्लस एज लेना है आपको, +1 वाला। तो +1 वाला एज कैसे मिलेगा? आप ये लिखोगे जी कि ग्रैंड स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया एक्सप्लेन्स व्हाई इंडिया अप्रिशिएट्स अ पीसफुल वर्ल्ड। बात वही है, बट एक नज़रिया अलग है। तो कभी भी वर्ल्ड में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके तहत हमें दिखता है कि भाई यहाँ पर पीस की बात हो रही है, तो वी विल अप्रिशिएट दैट। और केस इन पॉइंट, जैसा अभी आपके सामने एक हफ्ता पहले ये इसराइल हमास वाली जो डील हुई, 20 पॉइंट डील, इसको इंडिया ने अप्रिशिएट किया। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ग्रैंड स्ट्रेटेजी के तहत हमारा ब्लूप्रिंट ये कहता है कि वर्ल्ड को पीसफुल होना चाहिए। दूसरा हमारा पॉइंट है कि हम लोगों को डेवलप करना है। इंडिया से इन द वर्ल्ड, जब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम अपने एग्जिस्टेंस को ग्रैंड स्ट्रेटेजी के तहत ये एक्सप्लेन करते हैं। हम कहते हैं कि वी हैव अ राइट टू डेवलप, डेवलप नॉट जस्ट इकोनॉमिकली, दैट इज वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। वी वांट टू डेवलप इवन पॉलिटिकली, वी वांट टू डेवलप इवन मिलिटरली। तो ये तीन चीजें हैं। देर आर थ्री वेज इन विच वी लुक एट आवर डेवलपमेंट टुडे। इस रीजन से आप देखो कि हम अपने ग्रैंड स्ट्रेटेजी के तहत आज एंगेज करते हैं किसी भी कंट्री के साथ, क्योंकि हमारी ग्रैंड स्ट्रेटेजी के तहत अगर हमें कोई कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप होने में मदद कर रही है, हम उससे एंगेज करेंगे। फॉर एग्जांपल फ्रांस। आज अगर हमें कोई पॉलिटिकली कंट्री डेवलप होने के लिए मदद कर रही है, हम उससे एंगेज करेंगे। फॉर एग्जांपल बेल्जियम, ब्रसल्स, यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट का ग्लोबल हेडक्वार्टर। फिर अगर कोई हमें कंट्री मिलिटरीली डेवलप करने के लिए मदद कर रही है, हम उसके साथ भी एंगेज करेंगे। केस इन पॉइंट रशिया। आपने देखा होगा कि अभी फॉर दैट मैटर 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने फोन करके व्लादिमीर पुतिन को बर्थडे विशेस दी। क्यों दी? क्योंकि नॉट ओनली उसका बर्थडे था, बट मोर इम्पोर्टेंट इज कि वहां पर हमने ये हाईलाइट किया कि रशिया इज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल कंट्रीज विच इज एन इम्पोर्टेंट पार्टनर ऑफ इंडिया। और वो पार्टनर इसलिए क्योंकि वो हमें मिलिटरीली डेवलप करने के लिए मदद करता है। तो वो हमारी ग्रैंड स्ट्रेटेजी के अंदर एक फिट करता है। तो आपको ये देखना है कि कौन सी कंट्री आपकी ग्रैंड स्ट्रेटेजी में फिट करेगी। चीज को समझ रहे हो आप? इसी तरीके से जब हमने बात करी यहाँ पर डेवलपमेंट इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड मिलिटरली, इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट होता है कि हमारी ग्रैंड स्ट्रेटेजी में हम ये कहते हैं कि वी वांट वेलफेयर फॉर ऑल। इसको हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम क्या है? ये हमारी एक वैल्यू है। ये वैल्यू आज हमारे को गाइड करती है। कहाँ गाइड करती है? ग्रैंड स्ट्रेटेजी में गाइड करती है। उस ग्रैंड स्ट्रेटेजी के अंदर एक ब्लूप्रिंट है। उस ब्लूप्रिंट के तहत ये हमें एक्सप्लेन करती है कि हम चाहते हैं वेलफेयर फॉर ऑल। इस रीजन से आप देखो कि इस ग्रैंड स्ट्रेटेजी के एलिमेंट से आज जब इंडिया पुअर कंट्रीज की मदद करती है, तो हम इस पुअर कंट्रीज की मदद को अपनी ग्रैंड स्ट्रेटेजी में एक्सप्लेन करते हैं। थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे कि इन पुअर कंट्रीज को वी कॉल देम एज ग्लोबल साउथ कंट्रीज। वील अंडरस्टैंड ग्लोबल नॉर्थ साउथ, देन वील सी व्हाई दे आर कॉल्ड ग्लोबल साउथ। बट आज अगर ग्लोबल साउथ शब्द बोलूं तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता कि वो क्या है, आपने सुना है कई बार। समझ लेंगे उसको है क्या उसमें। तो ये ग्रैंड स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जी हमारा, कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ, वासुदेव कुटुंबकम। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं जी, ग्रैंड स्ट्रेटेजी के तहत एक ब्लूप्रिंट बना के एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट यहाँ पर लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग विच वी विल कीप रिपीटिंग मेनी टाइम्स थ्रू आउट दीज क्लासेस, दैट इंडिया हैज़ अ ग्रैंड स्ट्रेटेजी। ये चीज़ याद रखना, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। बट अगर मैं ये बोलूँ कि भाई इंडिया हैज़ अ रिटर्न ग्रैंड स्ट्रेटेजी, ये गलत है। हमारे पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं। तो ये चीज़ याद रखो, इंडिया में हम ये चीज़ आगे पढ़ेंगे कि 1947 से टिल डेट
इंडिया इज अ रिलक्टेंट कंट्री। रिलक्टेंट फॉर व्हाट? टू क्रिएट रिटन डॉक्यूमेंट्स। क्यों? Why are we reluctant to create documents? Because we prefer that we will focus on ideas over documents। पहली बात, हम लोग रिटन डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं रखते? क्योंकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हमें चाहिए इस चीज़ में कि हम बड़े बड़े आइडियाज़ को पहली बात तो एक्सप्लोर कर पाए। और दूसरा क्या होता है कि सर यहाँ पर एक ओपननेस होती है टू अडेप्ट। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को ओपन रखते हो, जब आप डॉक्यूमेंट नहीं करते, तो आप ओपन रह के अडेप्ट करके एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नई चीज़ों को इजीली ऐड कर सकते हो, नई चीज़ों पुरानी चीज़ों को रिमूव कर सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो। एग्जाम्पल, जैसे हमारी ग्रैंड स्ट्रेटेजी में 1950 से लेके 1990s तक सारा फोकस था कि हम पॉलिटिकली प्लस इकोनॉमिकली डेवलप करें। 1998 में जब से हमने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, तब से कहीं ना कहीं हम लोग मिलिट्रीली डेवलप करना चाहते थे। 2014 से इसको अब हमने एक्सप्लिसिट कर दिया। एक्सप्लिसिट बोले तो कि ओपनली बोलना चालू कर दिया। तो ये देखो, ये एवोल्यूशन है हमारी ग्रैंड स्ट्रेटेजी का। एवोल्यूशन क्यों है ये ग्रैंड स्ट्रेटेजी का जी? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो एक चीज़ तो तय है कि इनिशियली ग्रैंड स्ट्रेटेजी थी हमारी कि हम पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डेवलप करेंगे। फिर हमने कहा जी हम मिलिट्रीली भी करना चाहते हैं, बट वी वर रिलक्टेंट टू ओपनली से इट। पर फिर 2014 से अपन ने एक्सप्लिसिट किया। एक्सप्लिसिट बोले तो कि वी स्टार्टेड टू ओपनली से इट। और इसका कॉन्सिक्वेंस है, आज अगर हम बात करेंगे थोड़ा टाइम बाद आगे जाकर क्लासेस में कि इंडिया एक डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया है, तो आप उस चीज़ को समझोगे कि इंडिया क्यों एक डिफेंस एक्सपोर्टर है। क्योंकि अब हम इस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहते हैं अपनी ग्रैंड स्ट्रेटेजी के तहत। तो ये चीज़ को समझो, ये पॉइंट यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया कि ग्रैंड स्ट्रेटेजी में एक ओपननेस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू अडेप्ट, एक्सपेरिमेंट, ब्रिंग इन न्यू आइडियाज। अगर ये चीज़ हम मान लो 1947 में ग्रैंड स्ट्रेटेजी में लिख देते, पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक, तो यहाँ पर ये एक फिर रिजिड डॉक्यूमेंट हो जाता। और फिर चेंज करना यहाँ पर पॉसिबल तो होता, बट ये मानोगे आप कि वो टफ होता। टफ इसलिए होता क्योंकि फिर वो डॉक्यूमेंट को बार बार आपको अमेंड करना पड़ता। और बार बार डॉक्यूमेंट को अमेंड करना इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। क्योंकि आप एक चीज को समझो, आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसको अगर आप रिपीटेडली अटेम्प्ट कर अमेंड करते हो, तो वो रिपीटेड अमेंडमेंट जो है एक वो इंटरनेशनल एरिना में पुअर सिग्नल देता है। पुअर सिग्नल क्यों देता है जी? वो पुअर सिग्नल इसलिए देता है क्योंकि वो पोर्ट्रे करता है कि कंट्री इज नॉट स्टेबल। तो बहुत ज्यादा अगर अपन लोग अमेंड ही करते रहेंगे तो भी दिक्कत है। समझ रहे हो आप इस चीज को? सो दैट ऑल्सो हैज टू बी अवॉइडेड बेटा। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर, ग्रैंड स्ट्रेटेजी इंडिया कॉन्टेक्स्ट, वी आर वेरी क्लियर टुडे दैट वी हैव अ ब्लूप्रिंट। प्रीलिम्स में ये आए तो खास करके ध्यान रखना, वी हैव नो डॉक्यूमेंट टू राइट दैट। वी फोकस मोर ऑन आइडियाज ओवर डॉक्यूमेंट। ठीक है जी? तो ग्रैंड स्ट्रेटेजी एक बहुत बड़ी चीज है बेटा। इट्स लाइक अ मैक्रो डॉक्यूमेंट, इट्स लाइक अ बिग थिंग। ठीक है जी? तो ग्रैंड स्ट्रेटेजी पर से का मतलब क्लियर हुआ जी सबको? अब एक एग्जांपल और यहाँ दे देता हूँ मैं आपको। जैसे हमारा नेबर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑल्सो हैज अ ग्रैंड स्ट्रेटेजी। इस चीज को एग्जामिन किया एक स्कॉलर ने। ये स्कॉलर का नाम याद रखेंगे, मेंस एग्जाम में जीएस में लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर नहीं लिखेगा, वो जो टाइप आंसर लिखेगा, आप स्कॉलर के साथ लिखना। एक स्कॉलर है, अमेरिकन स्कॉलर, उनका नाम है एस पॉल कपूर। इंडियन डिसेंट अमेरिकन स्कॉलर भी हैं और ऑथर भी हैं। इनकी किताबें भी आती हैं। और इनकी एक किताब है, उस किताब का नाम है जिहाद एज अ ग्रैंड स्ट्रेटेजी। किताब को कभी गूगल पे जाके देखना, उसका पीडीएफ भी मिलता है, समय मिले तो पढ़ना भी, अच्छी किताब है।
पाकिस्तान को समझने के लिए। इस किताब में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे पाकिस्तान की जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है वो है जिहाद। कैसे पाकिस्तान की जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है दैट इज सेंटर्ड अराउंड द कोर आइडिया ऑफ वायलेंस। कैसे पाकिस्तान आज की डेट में, इन शॉर्ट अगर मैं अब आपको एक्सप्लेन करूं, तो अपना एग्जिस्टेंस वायलेंस के बेसिस पे एक्सप्लेन करता है। और वो वायलेंस क्या है कि मुझे इंडिया के साथ एक फाइट करनी है। आप समझ रहे हो इस चीज को? तो पाकिस्तानी ब्लूप्रिंट इज व्हाट? जिहाद। पाकिस्तानी ब्लूप्रिंट इज दैट आई हैव टू बी वायलेंट विद इंडिया। तो वो अपना एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन करता है हमारे साथ वायलेंस करने के नाम पे। समझ में आई जी ये चीज? तो हर कंट्री अपने तरीके से एक्सप्लेन करती है अपनी ग्रैंड स्ट्रेटेजी। जैसे हमारी ग्रैंड स्ट्रेटेजी है उसी तरीके से दूसरों की भी ग्रैंड स्ट्रेटेजी है। और किसी भी कंट्री की ग्रैंड स्ट्रेटेजी को कैसे समझने का क्या इंपॉर्टेंस है? उसका इंपॉर्टेंस ये होता है किसी भी कंट्री के ग्रैंड स्ट्रेटेजी को समझने का कि उससे आपको उस कंट्री की वैल्यूज पता चलती हैं। तो जब आप किसी भी कंट्री की ग्रैंड स्ट्रेटेजी पढ़ते हो तो आपको उसकी वैल्यूज पता चलती हैं। अब कोई हमारी कंट्री की ग्रैंड स्ट्रेटेजी को ऑब्जर्व करेगा, जैसे स्कॉलर्स ने करी है, उसके बाद उन्होंने अलग अलग पेपर्स बनाए हैं, तो आज वो बताते हैं कि हमारी कंट्री की ग्रैंड स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमारी वैल्यू है पीस, हमारी वैल्यू है डेवलपमेंट, हमारी वैल्यू है वेलफेयर। तो हमारी तीन वैल्यूज को याद रखेंगे जी। ग्रैंड स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नहीं, वो चोर होते हैं। ग्रैंड स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू पीस, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी। तो ये चीज याद रखनी है आप। ग्रैंड स्ट्रेटेजी सबको क्लियर हो गया जी जितने बच्चे हैं यहाँ पर? ठीक है जी। लिख लिया सबने अपने वर्कबुक में भी इसको? नोट्स वहीं बनाने हैं, वर्कबुक में ही बनाने हैं, ताकि वहीं के वहीं आप इसको लिखोगे, वहीं के वहीं वो याद भी हो जाएंगे। ठीक है ना? एक ही जगह पर एवरीथिंग कलेक्टिवली एट वन प्लेस। दैट्स वाई इन क्लास आपको वर्कबुक्स दी जाती हैं। ठीक है जी। अगले पे चलते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, CNP कहते हैं बेटा इसको, इन शॉर्ट। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर क्या होता है सर? इसको हम कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को, ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन। एक साधारण लैंग्वेज, ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर आपकी हार्ड पावर और आपकी सॉफ्ट पावर को मिला के बनती है। एक सिंपल लैंग्वेज में हार्ड पावर को मिलिट्री पावर कहते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में सॉफ्ट पावर को कल्चरल पावर या अबिलिटी टू इन्फ्लुएंस कहते हैं। दो चीजें होती हैं बेटा सॉफ्ट पावर में। एक होता है कल्चर, कि आपकी सभ्यता संस्कृति क्या है, आप उसका कैसे प्रयोग करते हो। एक होता है बेटा आपका अबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, कि आपकी बात कितने लोग वर्ल्ड में सुनते हैं। वो भी एक तरीके की सॉफ्ट पावर होती है, कि आपने किसी वर्ल्ड में किसी कंट्री को कुछ एडवाइस दी और अगले ने मानी आपकी एडवाइस, रिगार्ड करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए। तो यहाँ पर पहली बात तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर एक अमेलगमेशन होता है हार्ड पावर प्लस सॉफ्ट पावर। तो एक फॉर्मूला तैयार हो गया जी, CNP इज इक्वल टू HP प्लस SP, हार्ड पावर प्लस सॉफ्ट पावर। अब दूसरी चीज ये है कि भाई जब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की, मैंने कहा बच्चे इसमें हार्ड पावर होती है और मैंने कहा इसमें सॉफ्ट पावर होती है। अब दो चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। सॉफ्ट पावर में मैंने कहा कल्चर, और सॉफ्ट पावर में मैंने कहा एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पर दूसरी चीज आती है हार्ड पावर में, जिसमें अपन ने बोला मिलिट्री। अब एक पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, स्टैटिक एक्सपेंडिंग। लेट्स लुक एट वन थिंग। जब हम बात करते हैं बेटा मिलिट्री पावर की, किसी भी कंट्री की, क्या मिलिट्री पावर कभी स्टैटिक रहती है? स्टैटिक यानी कि क्या मतलब, कभी मिलिट्री पावर आपने डेवलप करने के बाद ऐसा तो होता नहीं कि भाई वो दोबारा बढ़े ना। यानी कि किसी भी कंट्री की मिलिट्री पावर स्टैटिक नहीं होती, बढ़ती रहती है ना। आप या तो नई चीजें इन्वेंट करोगे, नई चीजें इंडिजिनसली बनाओगे, और या फिर आप जो है नई चीजें खरीद लोगे।
तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि किसी भी कंट्री की हार्ड पावर कभी स्टैटिक नहीं होती, वो क्या होती है, एक्सपेंडिंग होती है। ये चीज सबको क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी चीज, अब आते हैं इसमें एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पे। पहले, आपकी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस क्या कभी हमेशा स्टैटिक रहेगी या एक्सपेंडिंग रहेगी? आप अगर आज किसी कंट्री को कुछ इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो किसी कारणों से, तो आने वाले 50 साल बाद भी क्या आप उस कंट्री को उसी तरीके से इन्फ्लुएंस करोगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो ये है कि इवन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग। व्हाई इज इट एक्सपेंडिंग? बिकॉज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड पावर। भाई, आज जिस प्रकार का वर्ल्ड है, वो वर्ल्ड सबसे पहले क्या करता है? वो रिकॉग्नाइज करता है आपकी हार्ड पावर को। वर्ल्ड ये देखता है कि आप मिलिटरली कितने पावरफुल हो। अब आज अगर अमेरिका बार बार खड़े होकर ये बात बोलता है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया सिंदूर के बाद, हमने भी मना किया, पाकिस्तान तो चलो कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो तो थैंक यू करता है, बट द फैक्ट इज कि वर्ल्ड आज बार बार अमेरिका को सुनना उसको मजबूरन क्यों पड़ रहा है? बिकॉज अमेरिका हैज दैट हार्ड पावर। So it has that ability to influence everybody in the world by saying कि सी आई स्टॉप्ड द वॉर। एंड लेट्स अंडरस्टैंड, अमेरिका को कोई ऑब्जेक्टिव ट्रंप का इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस लाने का नहीं था। ट्रंप अपनी स्टेटमेंट को ही काउंटर करता है ये कह के कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर लेके आया, मैंने अन्य लड़ाइयाँ रुकवाई, तो देयरफॉर मुझे नोबेल पुरस्कार दो। यही बोलता है ना बार बार वो। बट सबको सुनना पड़ रहा है वर्ल्ड में। क्यों सुनना पड़ रहा है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अमेरिका हैज हार्ड पावर। So America has that ability to influence people because world today listen, whether they accept or not is a different thing. They at least listen to a country which has hard power. तो यानी कि जैसे जैसे आपकी हार्ड पावर डेवलप होगी, आपकी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस भी और बढ़ेगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें कल्चर की, देखो कल्चर हमेशा किसी भी कंट्री का एक्सपैंड नहीं करता। कल्चर हैज डेवलप्ड ओवर द पास्ट। कल्चर इज द वे यू एग्जिस्ट एंड द वे यू लिव योर लाइफ इन द पास्ट। पर हाँ, एक चीज जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस होती है कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में, वो क्या है कि आप अपना कल्चर किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाके प्रमोट कैसे करोगे डिपेंड्स अपॉन द मनी दैट यू हैव। अगर आज आपके पास बहुत पैसा है तो आप दूसरी कंट्रीज में जाकर कल्चर पोर्ट्रे कर सकते हो। अब आप एक चीज को सोचो, योगा कोई हमारे पास आज का तो था नहीं। योगा तो कई थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड है। चाहते तो हम 1950 से योगा का इंटरनेशनल प्रमोशन कर सकते थे ना, पर हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय हमारे पास मटेरियल इन्फ्लुएंस पैसे का नहीं था। उस समय फॉरेन पॉलिसी में प्रायोरिटीज भी बहुत अलग अलग थी। हमने ये चीज इवेंचुअली 2015-16 से स्टार्ट करी करनी। अब हम उसको कर रहे हैं। तो कब करा हमने? जब हमारे पास कैपेबिलिटीज आई, मटेरियल कैपेबिलिटीज। ये चीज आपको समझ आई? तो कल्चर, यहाँ पर हम ये डिबेट नहीं कर रहे कि कल्चर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। कल्चर को हम लोग ये देख रहे हैं कि आप उसको प्रमोट कैसे कर रहे हो। तो ये चीज तो तय है कि कल्चर का प्रमोशन स्टैटिक नहीं बल्कि एक्सपेंडिंग रहता है। कि जब आपके पास मटेरियल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी होगी उसके बेसिस पे आप कल्चर भी प्रमोट कर पाओगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज ये क्लियर हो गई कि अगर हम ये देखें तो ये तीन एलिमेंट्स यहाँ पर एक्सपेंडिंग है। अगर ये तीन एलिमेंट्स यहाँ पर सीएनपी के कॉन्टेक्स्ट में एक्सपेंडिंग है तो सबसे पहला कंक्लूजन क्या निकलता है जी? कंक्लूजन ये निकलता है कि सीएनपी इज नॉट अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट बट इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। सीएनपी कोई स्टैटिक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पर हुआ कि सीएनपी इज एवर इवॉल्विंग। एवर इवॉल्विंग। तो ये चीज आपको सबसे पहले क्लियर रखनी है विद रिस्पेक्ट टू सीएनपी। अच्छा, अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है। सीएनपी का जो आइडिया है, ये आइडिया आया कहाँ से? ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिबेट है। जनरली जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की चीजों को लेकर, इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स को लेकर, तो एक जनरल मिथ है कि मोस्ट ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स ओरिजिनेटेड इन द वेस्ट। मोस्ट ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स ओरिजिनेटेड इन द वेस्ट। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज जो थी वो ज़्यादा सिविलाइज्ड पढ़ी लिखी कंट्रीज हैं।
तो ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल लेवल पर जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे इस तरीके के वो उनके होंगे। बट आपको सुन के सरप्राइजिंग लगेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर वाज गिवन बाय ईस्ट इन द वेस्ट ईस्ट डिबेट एंड इट वाज गिवन बाय चाइना। ये कॉन्सेप्ट चाइना ने प्रिपेयर किया था। तो चाइना ने यहाँ पर क्या किया कि चाइना ने ये बोला कि किसी भी कंट्री की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर होगी उसकी पॉलिटिकल पावर, उसकी इकोनॉमिक पावर, उसकी मिलिट्री पावर, उसकी कल्चरल पावर, उसकी डिप्लोमेटिक पावर। चाइना ने ये बोला कि हर कंट्री अपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, कल्चरल और डिप्लोमेटिक पावर को जब जोड़ दे तो जोड़ने के बाद जो आइडिया निकलता है वो निकलता है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का। चाइना ने ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था 1990s में। 1990s में चाइना का ये कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के पीछे मोटिव ये था कि वो अपने आप को कंपेयर करना चाहती थी अमेरिका के साथ, कि अमेरिका से वो कितनी दूर है पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे, कल्चरल और डिप्लोमेटिक लेवल पे। तो चाइना ने कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का कॉन्सेप्ट एक कंपैरेटिव यार्डस्टिक के तहत क्रिएट किया। ये अगर मैं वर्ड बोलूं तो आप समझ रहे हैं ना बेटा, कंपैरेटिव यार्डस्टिक। तो उसने एक कंपैरेटिव यार्डस्टिक के तहत इसको क्रिएट किया। तो चाइना का ऑब्जेक्टिव था कि मैं कंपेयर करूं अपने आप को यूएस के साथ। तो बहुत लंबे समय तक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर चाइना यूज करता था एज अ इंडिकेटर टू कंपेयर इटसेल्फ विद द यूएस। पर फिर बाद में क्या हुआ कि यूएस ने भी इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया अपने आप को चाइना से कंपेयर करने का। फिर ये कॉन्सेप्ट का प्रयोग बाकियों ने भी किया। फिर चाइना के साथ इंडिया ने अपने आप को कंपेयर किया और फिर ये कॉन्सेप्ट जो है वो ग्लोबल हो गया। तो बेसिकली ये इनिशिएट हुआ था चाइना को अपने आप कंपेयर करने के लिए दूसरों के साथ। और दूसरों में भी खास करके चाइना का ऑब्जेक्टिव क्या था? चाइना का ऑब्जेक्टिव था खास करके कंपेयर करने का अपने आप को यूएस के साथ। तो देन इट ग्रेजुअली was used by the Americans to compare themselves with China, then Indians to compare themselves with China, and आज पूरा वर्ल्ड इसको यूज करता है। लेकिन हाँ, अब लेट्स अंडरस्टैंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जो है ये हमने बोला कि एक एक्सपेंडिंग, इवॉल्विंग, डायनेमिक चीज है। यानी कि हमने यहाँ पर पहला इन्फ्रेंस ये लिया कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर विल नेवर बी स्टैटिक। इसका मतलब ये है कि भाई हर कंट्री की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर सिर्फ इम्प्रूव होगी। यानी कि आज अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम कहें और हम कहें जी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर 2025 में लेट से एक्स है, तो 2047 में ये लेट से एक्स स्क्वायर होगी। अजम्पशन डबल हो जाएगी। तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर सिर्फ इंप्रूव हो रही है, बढ़ रही है, इवॉल्व हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को मेजर करने के लिए देर आर नो फिक्स्ड फॉर्मूलाज। ये चीज आपको याद रखनी है। और ये डिबेट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कॉन्सेप्ट किसने क्रिएट किया था? चाइना ने। चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? एक अथॉरिटेरियन सिस्टम है। यूएस ने इसको यूज किया जिसका पॉलिटिकल सिस्टम एक डेमोक्रेसी है। तो यूएस ने इस कॉन्सेप्ट में अलग फॉर्मूला अपनाया। क्योंकि यूएस जब यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में अपना पॉलिटिकल कंपोनेंट ऐड करेगी तो वो पॉलिटिकल कंपोनेंट अपना ऐड करेगी ना, डेमोक्रेसी वाला, विच इज नॉट गोइंग टू बी सिमिलर टू जो चाइना वाला है। तो एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो गई हमें। वो चीज ये क्लियर हो गई कि भैया कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को आज चेक करने के लिए कोई ग्लोबली फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। कल को अगर प्रिलिम्स में ये स्टेटमेंट आ जाए कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर इज अ यूनिवर्सल यार्डस्टिक टू मेजर
स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन। तो बताओ जी, इस स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे अब हम? अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि इट्स अ यूनिवर्सल यार्डस्टिक टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, ये फॉल्स है बेटा। और ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि ये वर्ड यूनिवर्सल है यहाँ पर। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर चाहे यूनिवर्सली यूज हो रहा हो, पर वो यूनिवर्सल यार्डस्टिक नहीं है, बिकॉज देर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला। तो आज आप एक काम करेंगे बेटा, ये जितनी भी हर टॉपिक में प्रीलिम स्पेसिफिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास के बाद आप एक काम ये करेंगे कि उनको एक अलग छोटी 5 रुपए की नोटबुक पे नोट डाउन करेंगे। एक छोटी 5-10 रुपए की नोटबुक लेकर इंटरनेशनल रिलेशंस के जो लूज A4 शीट्स में आप नोट्स बना रहे हैं उसके साथ वो नोटबुक रख लीजिए। और क्लास के बाद जब आज नोट्स को रिवाइज करें तो मेक श्योर ये जितने भी फैक्ट्स प्रीलिम स्पेसिफिक आपको हर टॉपिक में मैं साथ साथ बता रहा हूँ, उनको आप अलग से लिख के रख लीजिए, ताकि आपके पास अलग से ये सारी चीज़ें रहेंगी, कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल बोथ, तो दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हुआ जी ये? तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर सबको समझ आया जी यहाँ पर? तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर आज की डेट में अगर हम बात करें, अब डिबेट को लेकर इस केस में इंडिया के, तो हमारे केस में भी ये इवॉल्व हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। तो यहाँ पर बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, अब अगर आज इंडिया कोई स्टेप अपनाता है इकोनॉमिकली, या मान लो कोई स्टेप अपनाता है मिलिट्रली, तो आपको +1 एज कैसे लाना है? आपको +1 एज एग्जाम में ऐसे लाना है कि आप सिर्फ ये नहीं लिखोगे कि भाई इंडिया इन इट्स फॉरेन पॉलिसी इकोनॉमिकली डिड दिस। आप कहोगे कि सर इंडिया डिड दिस इकोनॉमिकली इन द फॉरेन पॉलिसी टू एक्सपेंड CNP। फर्क समझ रहे हो आप? मैं एक उदाहरण देता हूँ बेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज की डेट में परफॉर्मेंस को, इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए एक स्कीम चला रही है जिसका नाम है PLI। PLI का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते ही हैं। तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये स्कीम से क्या होगा? इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनेगी। अब देखो, इकोनॉमिक्स में अगर आप ये लिखो कि भाई PLI विल मेक इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रोंगर, ये वहां पर ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि यही इकोनॉमी की लाइन बच्चा IR में लिखता है। हमें यहाँ पर खेलना है बेटा +1 एज। हम यहाँ पर लिखेंगे सर PLI इनहेंसेस इंडियाज CNP। आप फर्क देख रहे हो? PLI का ही प्रयोग करा हमने, पर वही चीज जब हम इकोनॉमिक्स में लिख रहे हैं तो हम इको के नजरिए से लिख रहे हैं। वही चीज जब हम फॉरेन पॉलिसी के IR के पेपर 2 में लिख रहे हैं तो हम उसको CNP के पैरामीटर के तहत लिख रहे हैं। ये डिफरेंशिएशन की एबिलिटी डेवलप करो, तभी आपका आंसर अच्छा होगा। वरना अगर आप सेम पॉइंट्स ओवरलैप करके हर जगह लिख के आओगे तो उससे बोर्डम भी क्रिएट होगा और आपको कोई एज भी नहीं मिलेगा। तो आज के बाद हमें क्या करना है? हमें ऑब्जर्व करना है बहुत केयरफुली। क्या ऑब्जर्व करना है? कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके, मिलिट्री डेवलपमेंट को लेके इंडिया क्या क्या कर रही है। अब जो भी स्टेप्स यहाँ पर हम कर रहे हैं उनको हम इको के पर्सपेक्टिव से भी नोट डाउन करेंगे, IR के पर्सपेक्टिव से भी करेंगे। जो भी मिलिट्री डेवलपमेंट में चीज़ें हो रही हैं उनको हम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी नोट डाउन करेंगे और IR के पर्सपेक्टिव से भी नोट डाउन करेंगे। और जब हम इन स्टेप्स को गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए इकोनॉमी या मिलिट्री में IR के तरीके से ऑब्जर्व करेंगे दोनों को, तो हम दोनों को CNP के पैरामीटर से देखेंगे। तो ये चीज सबको क्लियर हो गई जी? तो आपको मैंने एक नया लेंस दे दिया कि ये एक नया लेंस है। कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम को, इनिशिएटिव को आपको आज की बात इस नज़रिए से ऑब्जर्व करना है। मैं आपको कई बार ये कह चुका हूँ कि थोड़ा सा कॉन्शियस डेवलपमेंट से अगर आप अपने आंसर की एबिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो आपको +1 एज मिलेगा ही मिलेगा। और हमारे को सारा खेल ही उसी पे खेलना है। हमें वो 60 नंबर 60 मार्क्स का डिफरेंशिएशन बस क्रिएट करना है जिससे कि हमारा रैंक सिंगल डिजिट में आए और बाकी GMRA हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो इस नजरिए से देखना, ऑब्जर्व करना शुरू कर। ठीक है जी। अब आते हैं जी तीसरी चीज पे। फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो फॉरेन पॉलिसी का क्या मतलब होता है सर? फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है सर ऑफिशियल स्ट्रेटजी एंड डिसीजंस अ कंट्री विल टेक टू डू एंगेजमेंट विद अदर्स। फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या है जी? एक ऑफिशियल स्ट्रेटजी या ऑफिशियल डिसीजंस जो एक कंट्री लेगी दूसरे से इंगेज करने के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साहब ये है कि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि भाई जब हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की, इसका मतलब है कि हमें एक ऑफिशियल स्ट्रेटजी बनानी है। अब ये स्ट्रेटजी, पहली बात तो इन्फ्लुएंस किन किन फैक्टर से होगी? ये होगी सबसे पहले कंट्री की ग्रैंड स्ट्रेटजी से। ये होगी कंट्री की एग्जिस्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर से। आप कोई भी फॉरेन पॉलिसी, पहली बात तो जो बनाओगे वो होगी आपकी ग्रैंड स्ट्रेटजी क्या है उसको मद्देनजर रखते हुए, और दूसरा आपकी एग्जिस्टिंग सीएनपी। लेकिन हमने कहा कि ये ऑफिशियल स्ट्रेटजी है, तो इसको बनाएगा कौन? इसको बनाएगी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कैसे आती है? डेमोक्रेसी से आती है, इलेक्ट होके आती है। जो भी गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी से इलेक्ट होके आती है, उसके पास एक आइडियोलॉजी होती है। अगर कोई भी गवर्नमेंट के पास एक डेमोक्रेसी के तहत इलेक्ट होके एक आइडियोलॉजी के तहत वो आएगी, तो एक चीज तो आप समझ रहे हैं। और वो चीज जो आप समझ रहे हैं वो ये है कि जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो हर गवर्नमेंट जो भी इलेक्ट होके इंडिया में आएगी वो अलग आइडियोलॉजी के तहत आएगी। तो यहाँ पर ये कहना तो गलत नहीं होगा कि एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हो गया पार्टी आइडियोलॉजी। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है, अब अगर हम कहें तो इसको इम्पैक्ट करता है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, इसको इम्पैक्ट करता है ग्रैंड स्ट्रेटेजी, इसको इम्पैक्ट करता है पार्टी की आइडियोलॉजी। ये तीन चीजें। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात देखो, अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी को ये तीन चीजें इम्पैक्ट करती हैं और ये तीन चीजों के तहत आपकी फॉरेन पॉलिसी बनती है, तो अब सबसे पहले बिफोर वी गो फर्दर ये चीज तो गलत नहीं होगी कहना कि क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर भी इवॉल्व कर रहा है, पार्टी आइडियोलॉजी जो है वो चेंज होती है बेस्ड अपॉन जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है इलेक्शन के बेसिस पे, तो फॉरेन पॉलिसी भी डायनेमिक है। फॉरेन पॉलिसी भी डायनेमिक है क्योंकि भाई कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बढ़ेगी तो उतना क्लोजर ग्रैंड स्ट्रेटेजी के गोल्स को अचीव करोगे। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बढ़ेगी तो पार्टी आइडियोलॉजी जो इलेक्ट होके आई है वो भी क्लेम करेगी कि हमने स्टेप्स लिए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को बढ़ाने के। उसी हिसाब से फॉरेन पॉलिसी भी इवॉल्व करेगी। तो फॉरेन पॉलिसी डायनेमिक एंड इवॉल्विंग है। अच्छा, अब दूसरी चीज, अगर ये डायनेमिक और इवॉल्विंग है तो फॉरेन पॉलिसी में हमने क्या कहा, ये एक स्ट्रेटेजी है। आप इस स्ट्रेटेजी का प्रयोग करके एंगेज करते हो विद अदर्स। आप इंगेज करते हो विद अदर्स। अगर ये एक स्ट्रेटेजी है जिसके तहत आप इंगेज करते हो विद अदर्स, तो अदर्स कौन है? अदर अदर कंट्रीज हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी को अगर पार्टी आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस करती है तो पार्टी आइडियोलॉजी एक फैक्टर है जो कंट्रीज के साथ एंगेजमेंट को भी इन्फ्लुएंस करेगी। भाई अगर मैं कह रहा हूँ कि बच्चे फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए ग्रैंड स्ट्रेटेजी है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, पार्टी आइडियोलॉजी है,
अगर मैं एक मोमेंट के लिए ग्रैंड स्ट्रेटेजी और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को कांस्टेंट कर दूं और सिर्फ आइडियोलॉजी को पकड़ूं, तो कहने का मतलब ये है कि एक फॉरेन पॉलिसी अगर आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होती है और अगर आइडियोलॉजी ही एक फैक्टर लेके हम चलते हैं, तो वो आइडियोलॉजी भी कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करेगी। अब आप देख रहे हो एक केस इन पॉइंट, कि जैसे इंडिया के केस में हम देखते हैं कि यूनियन लेवल पर ज्यादातर हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई कांग्रेस और बीजेपी की गवर्नमेंट होती है। और अगर इंडिया के यूनियन लेवल पर ज्यादातर कांग्रेस और बीजेपी की गवर्नमेंट होती है, तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि दोनों की अपनी अपनी डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजीज है। और यदि दोनों की अपनी डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजीज हैं, तो ये इम्पैक्ट करेंगी जिस प्रकार से हम अलग कंट्रीज को देखेंगे। अब अगर एक कंट्री पाकिस्तान की हम बात करें, तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी हमेशा से रही है कि पाकिस्तान को लेकर एक डायलॉग रखा जाए, और यहाँ पर बीजेपी की आइडियोलॉजी रही है कि भाई हम डायलॉग ना रखें बल्कि एडवेंचरिज्म को रिस्पॉन्ड करें। और ये रिस्पॉन्स हमारा जनरली हम कहते हैं कि मिलिट्री होता है, मिलिट्री होता है। तो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भाई कंट्री चाहे कोई भी दूसरी हो, पार्टी आइडियोलॉजी बहुत इन्फ्लुएंस करती है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे उसको। और इसी रीजन से आप देखो कि फॉरेन पॉलिसी में एक डिबेट चलता रहता है कंट्रीज के बीच में। डिबेट ये चलता रहता है कि क्या हमारी पॉलिसी ठीक है या नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर अब आपको एक चीज समझनी है बेटा, फॉरेन पॉलिसी में यू आर क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ स्ट्रेटजी, यू आर एग्जीक्यूटिंग दिस। देयर कैन ऑलवेज बी अ डिबेट दैट यू ought टू डू दिस। ये पॉइंट अगर मैं बोलूं तो समझ आ रहा है? यू ought टू डू दिस, यानी कि आप अगर आज कोई स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो एक डिबेट हमेशा से ये रहेगा कि आप ये भी कर सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि सर फॉरेन पॉलिसी विल ऑलवेज हैव अ नॉर्मेटिव डायमेंशन। नॉर्मेटिव मीन्स कि एक डायमेंशन ऑफ ought टू बी। तो फॉरेन पॉलिसी विल ऑलवेज हैव अ नॉर्मेटिव डायमेंशन। ये चीज सबको क्लियर हो गई जी? तो ये चीज समझ आई सबको? ठीक है जी, क्लियर हुआ ये यहाँ तक का सबको डिबेट? चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज जो बाकी के दो टर्म्स हैं, आईआर और डिप्लोमेसी, उनको भी कवर करते हैं, ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाए, ताकि हमें आगे बढ़ने में फिर आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 9 बजे और कंटिन्यू करते हैं। जो लिमिटेड पोर्शन बचा उसको कंप्लीट करते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर समझते हैं। आई बिलीव कि आज वाला लेक्चर पढ़ के आपको समझ आया होगा कि हमारे बच्चे इंटरनेशनल रिलेशंस में क्लास में कैसे पढ़ते हैं और किस डेप्थ ऑफ नॉलेज को हम आपके साथ यहाँ पर इम्पार्ट करते हैं। आगे अगले 2 दिन भी मैं आपके साथ इसी तरीके से क्लास के अंदर के ये ग्लिम्स लेक्चर्स दूंगा आपको, जिससे कि आपको अंदाज़ा मिले कि व्हाट यू आर मिसिंग इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये 3 क्लासेस आपके लिए एक इंडिकेटर है दैट दिस इज़ द क्वालिटी वी स्ट्राइव फॉर, एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड इन द एग्ज़ाम, एंड दिस इज़ व्हाट यू आर मिसिंग इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू।